हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे एक बार फिर से आप लोगों के सामने, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे स्टेट पीएससी को ध्यान में रखते हुए, ऑल स्टेट पीएससी को ध्यान में रखते हुए एक जो जनरल स्टडी का पोर्शन है वो हम लोग कवर करते हैं। और इस क्रम में आज का जो दिन है उसमें हम लोग इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे, हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री पे चर्चा करते हुए इस तरह से हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, प्राचीन भारतीय इतिहास में पहुंच चुके हैं ऋग्वैदिक काल तक, और ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं जिसके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। अब इनमें भी अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में? राजनीतिक स्थिति, अर्थात ऋग्वैदिक काल के समय में किस प्रकार का प्रशासन रहा होगा या प्रशासनिक इकाइयां रही होंगी, कैसे सारी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो संस्थाएं थी वो वर्क करती थी, क्या सोर्सेस थे और उनके द्वारा क्या जिम्मेदारियां निभाई जाती थी, इन सब के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। इस क्रम में हम डिस्कशन करेंगे राजनीति एवं प्रशासन के स्वरूप के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी जानने के बारे में प्रयास करेंगे कि उस समय के दो महत्वपूर्ण वंश जो हैं, जिन्हें आप भरत वंश और पुरु वंश के रूप में जानते हैं, वो भरत वंश और पुरु वंश के ऊपर भी हमारी चर्चा बनी रहेगी। साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ में कि प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से थे ऋग्वैदिक काल में, किस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। इसके अलावा प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो थी वो कौन कौन सी थी, इनके ऊपर भी हमारी चर्चा होगी। साथ ही साथ प्रशासनिक इकाइयां भी हम डिस्कस करेंगे और किस प्रकार के कर की व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है ऋग्वैदिक काल में, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा रहेगी। तो यहां पर शुरुआत करेंगे हम कि पिछले सेशन में हमने क्या क्वेश्चन किया था आपसे। तो क्वेश्चन था यहां पर, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोगज कोई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था मैंने आपसे, रिटर्न्स ऑफ द आर्यन, ये किताब किसके द्वारा रचित है। तो ये किताब जो है वो भगवान दास गिडवानी की किताब थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था सेशन में साथ ही साथ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को समझना ही है। आगे सेशन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आपको किसी प्रकार से अगर हमसे जुड़ना है तो आप हमारे साथ में विरत दुबे 01 ये टेलीग्राम है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल सकेगी। साथ ही साथ पीएससी के साथ साथ अगर आप आईएएस, यूपीएससी, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 20 जून से। इसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए, और 18,500 रुपए मात्र इसका कोर्स फी है, जिसमें आपको प्री कम मेंस की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी और सभी जो टॉपिक्स हैं वो स्मार्टली आपके लिए कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल कौन सा है? ऋग्वैदिक काल की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें पता होता है कि वैदिक काल का प्रथम भाग है। ये वैदिक जो काल है उस वैदिक काल का ये प्रथम भाग है। वैदिक काल को हम लोगों ने 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में माना है, और इस 600 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी प्रचलन रहे हैं उसमें ऋग्वेद की मान्यताएं सबसे ज्यादा रही हैं। अर्थात ऋग्वेद में लिखी गई जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी चीजें थी वो ऋग्वेद में लिखी गई चीजों के अनुसार ही फॉलो की जाती थी, यानी प्रैक्टिस में रहती थी। यानी ऋग्वेद जो है उस समाज के प्रैक्टिस में था। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे पहला वेद भी माना जाता है, जिसमें 10 मंडल हैं, कई सारे सूक्त, आपको मालूम ही होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके राजनीतिक चीज़ों के बारे में, तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि ऋग्वेद को यदि अगर ये कहा जाए कि ये भारत में या फिर कई अर्थों में संसार में प्रथम लिखित संविधान है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये एक प्रकार से भारत के सबसे पहले संविधान के रूप में इसको जाना जा सकता है, क्योंकि कई सारे संविधान, वर्तमान संविधान के स्रोत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे या उनकी सिमिलरिटीज आपको इनसे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, जैसे कि आर्थिक इकाइयाँ जो है उनके बारे में। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर आज हमारी चर्चा होने वाली है। इसमें हम लोग सबसे पहले राजनीति और प्रशासन के स्वरूप को देखेंगे।
राजनीति और प्रशासन के स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वहां पर राजतंत्र का प्रचलन था। राजतंत्र का प्रचलन का मतलब होता है कि जहां पर राजा तंत्र अर्थात जो भी सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब जो भी आपके जैसे पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर इकोनॉमिकल, ठीक है, या फिर जस्टिस, किसी की भी बात करते हैं, इन सभी शक्तियों का स्रोत जो है या इन सभी शक्तियों के लिए जो कानून बनते हैं उन कानून को हम तंत्र बोलते हैं। और ऐसे तंत्र का जब स्रोत जो है राजा हो जाता है तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग राजतंत्र के नाम से जानते हैं, जिसे आप मोनार्की के रूप में अक्सर सुनते होंगे। तो मोनार्की का मतलब जहां पर सोर्स ऑफ पावर जो है वो एक व्यक्ति है, जिसे आप किंग कहते हैं, जिसे आप राजा कहते हैं सिंपली। लेकिन ऋग्वेद में एक खास बात यह भी है कि कई सारी वहां पर गणतंत्रात्मक समितियां भी हमको देखने को मिलती थी, यानी राजतंत्र का ऐसा स्वरूप जो गणतंत्रात्मक हो, अर्थात यहां पर राजा किसी के अधिकारों को छीनता नहीं है, अपने द्वारा नियम जरूर बनाता है लेकिन वो राजहित के लिए होते हैं, राज्य हित के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी का कह सकते हैं कि शोषण करने के लिए हो। हालांकि इनके पास ये अधिकार है कि वो शोषण भी कर सकते हैं, अधिकार का मतलब शक्तियां हैं, परंतु शोषण करने का अधिकार इसको नहीं है, बल्कि राज्य को संपन्न बनाने का इसके पास में अधिकार है और ये इसका कर्तव्य भी है। तो राजा अपने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों का पालन जहां कर रहा है वहां इसको हम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक इतिहासकार हैं जिनको हम कह सकते हैं जेपी शर्मा। इतिहासकार जेपी शर्मा जी का मानना यह है कि उस समय गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही थी, जिसे हम प्रजातंत्र के रूप में देखते जरूर थे। मतलब फिर वही बात आ गई एक तरीके से कि यहाँ का जो राजा है वो नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन करता है, नैतिक मूल्यों को मानता है, और इसी को हम राम राज्य की कल्पना भी कहते हैं। हमें नियमों या कानून की जरूरत कब पड़ती है? आपके लिए कोई कानून बनाया गया, क्यों बनाया गया? क्योंकि जिस राज्य ने वो कानून बनाया है, या राज्य का मतलब जो भी शासन करने का अधिकारी होता है उसे राज्य कह सकते हैं, जो भी नियम बनाने का अधिकारी होता है उसे आप राज्य कह सकते हैं। तो राज्य को कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि राज्य को यह भय हो जाता है कि उसके राज्य के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं नैतिकता का पालन नहीं करते हैं। यदि अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय अपनी नैतिकता का पालन करेगा, अपने कह सकते हैं कि जो अधिकार तो ही हैं लेकिन उसमें जो कर्तव्य हैं उनका अगर वो पालन करेगा तो वहां पर नियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नियम की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। जैसे कर्तव्य है, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, ये कर्तव्य है, ये नैतिकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करने लगता है तब यहाँ पर नियम की आवश्यकता पड़ जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, करोगे तो सजा मिलेगी। वास्तविक रूप में उसे नहीं करना है, ये उसे खुद समझना चाहिए, इसे सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं। तो आप कहेंगे कि सर आज के समाज में इस तरीके की चीजों की कल्पना करना ये तो कोरी कल्पना ही है, वास्तविकता से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बात सत्य है, लेकिन कभी ऐसा होता भी था जो कि ऋग्वेद में आपको या ऋग्वैदिक काल में आपको समझ में आता है कि ऋग्वैदिक काल में जेपी शर्मा जी का कहना है कि गणतंत्रात्मक इकाइयां थी, परंतु प्रधान जो था वो राजा था। इसका मतलब यह है कि राजा अपने कर्तव्यों को नैतिक रूप से बहुत अच्छी तरीके से जानता था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये किस तरीके से गणतंत्रात्मक समय रहा। ठीक, अब हम बात करेंगे उस समय के कुछ विशेष क्लान की, जो कि ऋग्वैदिक काल को शुरू करते हैं, ऋग्वैदिक काल को आगे ले जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें दो क्लान अच्छी तरीके से याद रखने हैं। एक भरतवंश है और दूसरा पुरुवंश है। ठीक है, भरतवंश और पुरुवंश के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, इसको बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आप इनके बारे में जितनी भी डिटेल हिस्ट्री है वो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इन दोनों वंशों की आपको देखने को मिलती है। अगर हम भरतवंश के अधिवास की बात करते हैं, यानी डोमिसाइल की बात करते हैं कि ये कहां पर थे, तो ये आपको सरस्वती और यमुना नदी के, सरस्वती, दो नदियां आपको ध्यान रखनी है, सरस्वती और यमुना नदी, सरस्वती और यमुना नदी, इन दो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, इन दो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो आपका अधिवास है, वो आपका डोमिसाइल है। किनके लिए? भरत क्लान के लिए। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। भरत क्लान में आपको ध्यान रखना है कि एक राजा है जिनका नाम है, यहां पे एक राजा का नाम आएगा जिसका नाम है दिवोदास। दिवोदास की जब हम बात करेंगे तो दिवोदास जो है ये भरतों के राजा हैं, ये भरत वंश के राजा थे। भरत वंश के राजा अर्थात भरतों के राजा,
ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जा सकता है या समझा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया भरतों के राजा का मतलब भरत वंश के राजा हैं। और भरत वंश के इस राजा ने शंबर नाम के ध्यान रखना है, शंबर नाम के एक दास राजा को पराजित किया था। ठीक, ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े से याद रखने, हो सकता है कि आपके प्रीलिम एग्जाम में इस तरीके के पॉइंट्स जो है लिखने के लिए आ जाएं। तो उन्होंने शंबर नाम के एक दास राजा को पराजित किया। इनका पिता जो था वो सुदास था। इनका पिता कौन था? सुदास। अब ये सुदास नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत वंश में सुदास का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। ये भारत वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली शासक का नाम जब आएगा तो क्या नाम आएगा? सुदास का नाम यहां पर आएगा। तो मैंने बताया कि शंबर को पराजित किया है। शंबर को पराजित दिवोदास ने किया है। दिवोदास ने, जो भरतों का राजा है, उसने पराजित किया शंबर को। ये दास वंश का राजा है। इनका पिता जो है वो सुदास है। और साथ ही साथ यहां पर यह ध्यान रखना है कि पिजवन का भी एक नाम यहां पर आएगा जो दिवोदास के पिता के नाम पे जाने जाएंगे। दिवोदास के पिता के रूप में कौन जाने जाएंगे? पिजवन। और इसी कारण जो सुदास है इनको पैजवन का नाम भी दिया जाएगा। पैजवन एक प्रकार से खानदान जो होता है ना, खानदान का एक वंश हो जाता है। जैसे पांडे वंश है, दुबे वंश है, त्रिपाठी वंश है, कुछ भी इस तरीके से, गुप्ता वंश है। तो पैजवन इसी प्रकार से पिजवन के नाम से इनका नाम पैजवन वंश के रूप में जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। किसके रूप में? भारत वंश के रूप में। यहां पर भारत वंश के नाम पर ही आपने देश का नाम भारत भी पड़ा हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो छोटा सा आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अगर हम पुरुवंश की बात करते हैं तो पुरुवंश का जो इसमें एक पॉइंट लिखना था, पहले आना था, ये अधिवास की बात करेंगे, यानी कि पुरुवंश का निवास स्थान कहां पर है। तो इसमें आपको एक नदी ध्यान रखनी है, सरस्वती। तो जो सरस्वती है, सरस्वती नदी के दोनों पट पर, दोनों किनारों पर अगर हम देखें तो इनका अधिवास हुआ करता था पुरुवंश के राजाओं का। तो पुरुवंश के राजाओं का दोनों पटों पर निवास हुआ करता था सरस्वती नदी के। इसमें जो प्रथम राजा है पुरुवंश का, जो पहला राजा आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है दुर्गाह, या आप इन्हें दुर्गाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, दुर्गाह जो है इस वंश के प्रथम राजा के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा गिरिक्षित का भी नाम यहां पर आता है, दुर्गाह या गिरिक्षित। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं कभी, या मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएं कभी, तो आपको उसके लिए ध्यान रखना है प्रथम राजा जो पुरुवंश के हैं वो दुर्गाह हैं। ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो पूर्वों का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, और पूर्वों में जो सबसे शक्तिशाली राजा हैं उनको जो है त्रसदस्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? त्रसदस्यु। ये जैसे आपने यहां पर देखा, जैसे आपने इस जगह पर देखा, ये यहां पर कि सुदास जो है सबसे शक्तिशाली राजा हैं किसके? भरत वंश के। उसी तरीके से आपको यहां पर समझना है कि त्रसदस्यु जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक है, सबसे शक्तिशाली शासक है। और इनका नाम जो है आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में इनका नाम आपको समझने को मिलेगा। तो त्रसदस्यु नाम का आपको ध्यान यहां पर रखना है। अब यहां पर इन सब राजाओं का जब हम परिचय लेते हैं तो एक युद्ध का भी वर्णन हमको देखने को मिलेगा, और वो युद्ध कौन सा है? वो युद्ध है दशराग्य युद्ध। ठीक है, दशराग्य युद्ध जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दशराग्य युद्ध क्या है? दशराग्य युद्ध ये 10 राजाओं के बीच में होने वाला युद्ध है जो कि भरत वंश के साथ में हुआ है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमको यहां पर देखने को मिलेगा एक पॉइंट, और वो क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। दशराग्य युद्ध वाला जो पॉइंट था, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से ये देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया ना ऋगदस्यु के बारे में, त्रिदस्यु के बारे में। यहाँ पे त्र बनाना चाहिए था हमको, यहाँ पर त्र बनाना चाहिए था, थोड़ा सा सही से लिख देता हूं। ये त्रसदस्यु जो है ये प्रथम सबसे कह सकते हैं शक्तिशाली शासक थे। अब हम पूर्वों की बात करेंगे तो पुरु एवं भरत सबसे प्रभावशाली थे। प्रभावशाली का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं के बीच में युद्ध हुए हैं, और इन युद्धों को ही हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे जो कि दासराग्य युद्ध के रूप में जाने जाएंगे। अगर हम इस युद्ध का युद्ध स्थल देखें तो पंजाब के आसपास का क्षेत्र है, पंजाब के आसपास। ठीक है, ये जो इसका युद्ध क्षेत्र है वो क्या है? पंजाब के आसपास ये युद्ध जो है वो लड़ा गया है। और इसके युद्ध का जो प्रमुख कारण है, अगर हम उसको जानने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें ये एक घटना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सुदास, जो कि मैंने आपको बताया कि भरत वंश के शासक थे,
इनमें कुशिक कुल के इनके गुरु हुआ करते थे, जैसे कुलगुरु होते हैं वैसे कुलगुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था विश्वामित्र। और विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाना यही इस युद्ध का सबसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वो कारण है, तात्कालिक कारण है जिसने इस युद्ध को जन्म दिया। तो विश्वामित्र को हटा करके इन्होंने वशिष्ठ को गुरु बनाया, ठीक है, वशिष्ठ को गुरु बनाया, और इस वजह से विश्वामित्र अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और ये 10 राजाओं का एक संघ बनाते हैं, जिसमें 5 जो हैं पंचजन्य हैं, 5 जो है वो पंचजन्य हैं, ठीक है, और 5 अन्य कुल के राजा हैं। तो कुल मिलाकर के 10 राजा हैं। तो पंचजन्य में कौन कौन लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वुस और पुरु। इसमें सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली कौन है, वो पुरु हैं। इसके अलावा दूसरा जो संघ है, एक संघ ये है, दूसरा संघ ये है, जो कि पंचलघु का है। पंचलघु में कौन है, अनिल है, पक्त है, भालानस हैं, शिव हैं और विषाणिनी हैं। ये 5 नाम और ये 5 नाम आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इनका नाम जरूर आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ये जो दशराग युद्ध है, इस दशराग युद्ध को पंजाब के आसपास अगर देखा जाए तो जो पौरुष्वणी नदी है, पौरुष्वणी, ठीक है, ऋग्वेद में पौरुष्वणी नाम है, आप इसे रावी के नाम से प्रेजेंट टाइम में जानते हैं। तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और इस युद्ध का विस्तृत वर्णन जो है आपको 7वें मंडल में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, 7वें मंडल में। किसके 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें जो है जो त्रित्सु वंश है, त्रित्सु वंश और 10 राज्य के बीच में यहां पर युद्ध देखने को मिलता है। किसके किसके बीच में, त्रित्सु वंश और 10 राज्य। यहां पर 10 राज्य का मतलब 10 राजाओं से है, और 10 राजा का मतलब 5 ये और 5 ये। और यहां पर त्रित्सु वंश का मतलब क्या है, भरत वंश से है। और भरत वंश में सुदास जो है राजा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैंने बताया, और इन्हीं सुदास की विजय भी हुई आगे चल करके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ ही गया होगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही। लेकिन इसमें ये अभी आपने देखा कि युद्ध का कारण ये है जो मैंने आपको ये बताया, लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम है डीडी कोसाम्बी। क्या नाम है इनका, डीडी कोसाम्बी। डीडी कोसाम्बी का कहना है कि युद्ध का प्रमुख कारण ये नहीं था, युद्ध का प्रमुख कारण जो था वो था नदी जल विवाद। नदी जल विवाद, इन दोनों के बीच में जो नदी जल विवाद है उसको लेकर के यहां पर ये झगड़ा हुआ था, ऐसा माना जाता है डीडी कोसाम्बी के द्वारा, ठीक है। युद्ध में ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पंचजन्य, पंचलघु, ये पंचलघु जो है जनजातियां हैं, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि आर्य जनजातियों के रूप में है। और भरतवंश तो आर्यों का है ही, लेकिन इसमें कुछ अनार्यों की जाति का भी वर्णन किया गया है जो दोनों तरफ से लड़ रहे थे। कुछ अनार्य कबीले भी हैं, जैसे अजा है, इसके अलावा अजा के अलावा एक शिग्रू है और यक्ष है। इस तरीके से आपको कुछ अनार्य जनजाति भी देखने को मिलेगी। अनार्य जनजातियों में अगर मैं यहां पर लिखूं तो अनार्य जनजातियों में एक तो अजा जनजाति है, अजा जो है वो अनार्य है। इसके अलावा शिग्रू हैं और यक्ष हैं। कौन कौन है, शिग्रू हैं और यक्ष। ये 3 जो हैं ये अनार्य जनजाति भी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अनार्य जनजाति भी हैं। अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं है, ठीक है, अनार्य जनजाति भी थी जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं युद्ध में। तो कुल मिला के आपको दशराग युद्ध में ये पॉइंट्स कुछ हैं जो इंपॉर्टेंटली समझने ही हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके काम आएंगे एग्जाम में। दशराग युद्ध के बारे में शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो विजय हुई है वो भरत वंश के राजा सुदास की हुई है और आगे चल करके उन्हीं का क्लान यहां पर रूल करता है। बहरहाल अब हम बात करेंगे यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, यानी कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों में ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासन है, मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल का जो प्रशासन है वो प्रशासन गणतांत्रिक है, लेकिन मूल रूप से प्रजातंत्र के अंतर्गत आता है, माफ कीजिएगा, राजतंत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ये, राजतंत्र के अंतर्गत। राजतंत्र, मूल प्रणाली राजतंत्रात्मक है लेकिन उसकी भावना जो है वो गणतांत्रिक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जिसमें से एक नाम आपका जो है वो पुरोहित का आएगा। अब ये पुरोहित क्या है, देखिए जो राजा है ना, सबसे जो शक्तियों का मूल स्रोत जो है वो राजा है,
लेकिन राजा के पास शक्तियां जो है वो प्रजा से होकर के ही आएंगी। ये संविधान में लिखित नहीं है, ये नैतिक कर्तव्य है, या उस समय आप ऋग्वेद की मान्यताओं को मानते हैं तो इस तरीके से रहेगा। पुरोहित जो है ये यज्ञ कर्म करने वाले लोग हैं, यज्ञ कर्म करने वाले या पूजा पाठ कराने वाले लोग हैं। लेकिन इनमें में से मूल जो है ये ऑफिशियल जो है वो राजा के अधिकारी हुआ करते थे, राजा के पुरोहित के रूप में, यानी राजा के पूजा पाठ कराने वाले लोग जो हैं उनको जो है खास तौर से पुरोहित का संज्ञा दिया जाता था। युद्ध में पुरोहित का स्थान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं है, ऐसा भी नहीं है, यहां पर भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए राजा जो है और पुरोहित जो है ये प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करना शुरू कर देते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। परंतु अभी हम लोग तो उत्तर वैदिक काल में है नहीं, अभी तो हम लोग जो है पूर्व वैदिक काल में है, तो पूर्व वैदिक काल के हिसाब से समझेंगे। राजा की सहायता के लिए सेनानी, ग्रामीणी और स्पश हुआ करते थे। इनको रत्निन के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है, इनको रत्निन के रूप में भी जाना जाता था। रत्निन में और भी पद आते हैं। तो एक तरीके से राजा के ऑफिशियल्स हैं जो राजा के प्रमुख कार्यों में सहयोग करते हैं, जिसमें से सेनानी सेना का प्रधान है, ग्रामीणी ग्राम प्रधान है, और स्पश जो है वो गुप्तचर के नाम से जाना जाता था, जो गुप्तचरी करते थे एक तरीके से, ठीक है, क्लियर है। हर राजा के पास में अपना गुप्तचर जरूर होता था। ब्राजपति है, ब्राजपति जो है ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो चारागाह का प्रधान है। अब इस चारागाह में युद्धक अश्व भी आते हैं और जो गौ हैं वो भी आती हैं। तो जब कभी भी युद्ध होता था तो युद्ध के समय में सेनाओं का संगठन करने का काम, सेनाओं को संगठित करने का काम इसी का था, ठीक है। किसका था? बाज्रपति का। बाज्रपति जो है वो सेना को या दल को युद्ध के लिए इकट्ठा करता था। इसी तरीके से एक नाम आपको और सुनने को मिलता है, उपस्थि या इभ्य। उपस्थि या इभ्य की अगर हम बात करेंगे तो ये राजा के पर्सनल ऑफिशियल्स हुआ करते थे, यानी कि राजा के निजी अधिकारी, जिनको आप कह सकते हैं निजी अधिकारी, ठीक है। राजा के निजी पर्सनल ऑफिशियल्स हैं राजा के जो निजी अधिकारी से पीए वगैरह होते हैं ना, वैसे तो निजी अधिकारी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर रत्निन नाम आएगा। रत्निन की बात अगर हम करेंगे तो रत्निन के अंतर्गत सेनानी भी आ रहे हैं। रत्निन के अंतर्गत मैंने बात बताया आपको, सेनानी भी आ रहे हैं। रत्निन के अंतर्गत ग्रामीणी भी आ रहे हैं। रत्निन के अंतर्गत रथकार भी आ रहे हैं, ठीक है। रथकार को सूत भी कहा जाता है, सूत या सूद ऐसे करके। आप लोगों ने कर्ण को सुना होगा, सूत पुत्र थे। सूत पुत्र होने का मतलब सूत या सूद ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा रहता है, दोनों तरीके से। तो सूत का मतलब होता है रथ चलाने वाले। तो कर्ण जो है, कर्ण के जो पिता थे वो रथकार हुआ करते थे, तो इसी तरीके से उनको सूतपुत्र भी कहा जाता है। तो ये सब लोग जो हैं ये रत्निन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपने देखा कि महाभारत काल में सूत जो है वो एक और आप नाम यहां पे लिख सकते हैं, करमार भी इसी के अंतर्गत आया करते थे। तो महाभारत काल में तो आपने देखा कि सूत जो है वो थोड़ा सा डिग्रेडेड माने गए उसमें, और उनको इसी वजह से थोड़ा सा अपमान भी महसूस करना पड़ा था। यही कारण है कि वो दुर्योधन के पक्ष में चला गया था। खैर, यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वाला जो समय है ना ऋग्वैदिक काल में, इसमें इन सब का बड़ा सम्मान है। रथकार जो है इनको भी उपनयन संस्कार का भागीदार माना जाता था। उपनयन संस्कार मालूम है ना, तो उपनयन संस्कार के भागीदार में रथकार भी आया करते थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का भी उपनयन संस्कार होता था, जिसमें रथकार भी शामिल होते थे उपनयन संस्कार में। जनेऊ वगैरह, जिसको यज्ञोपवीत वगैरह भी कहते हो आप, तो वो एक पॉइंट है। इसके अलावा राजा कर्त भी कहते हैं इनको, रथकार को और ग्रामीणी को, इन दोनों को अगर देखा जाए तो कंबाइंड रूप से राजा कर्त्री, ठीक है, राजा कर्त्री भी इनको कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजा कर्त्री किसको कहा जाएगा? ग्रामीणी और रथकार को राजा कर्तिक भी कहते थे। रथकार को हम सूद भी कहते हैं। ग्रामीणी के बारे में मैंने आपको बताया ही है, एक आपको स्पष्ट भी इसमें मिलता है, सेनानी मिलता है। ये सब मिलाकर के क्या बन रहे हैं? राजा के लिए रत्निन बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात की नहीं हो गई? एक और बात याद रखनी है, जब राजसूय यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ के समय में राजा जो है इन्हीं रत्निनों के घर जाया करते थे। तो ये भी एक परंपरा है, रत्निनों के घर जाने की परंपरा आपको देखने को मिलती है राजा के द्वारा राजसूय यज्ञ के दौरान, ठीक है। तो कुछ जो प्रमुख हमने आपको यहां पर प्रशासनिक अधिकारी थे उनके बारे में आपको बताया।
इन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ कुछ प्रशासनिक संस्थाओं की अगर हम बात करेंगे तो कुछ प्रमुख प्रशासनिक संस्थाएं हैं जिनका ऋग्वेद में वर्णन है, जिसमें से एक नाम आपको सभा देखने को मिल रही है। सभा को किल्लवत्सपद भी कहा गया है। किल्लवत्सपद का मतलब होता है पाप विमोचन करने वाली, पाप विमोचन करने वाली। ठीक है, पाप विमोचन करने वाली का मतलब क्या है? विमोचन का मतलब होता है मुक्त करना। मुक्त करना मतलब पाप से, पाप के ऋण से मुक्त कर देना। अगर आपने कोई सिन कमिट किया हुआ है तो उससे आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं फॉरगिव किया जा रहा है। तो ये जो संस्था है ये ऐसा काम करती थी। सभा का मतलब ये है कि अगर आप सभा है तो वो आपके पापों का विनाश करेगी। तो सभा संस्था, सभा संस्था का 8 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में 8 बार सभा का नाम लिया गया है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पे मानी जाती थी सभा। ठीक है, इसके अलावा समिति का भी यहां पर एक नाम आता है। समिति, समिति भी एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जानी जा रही है। जैसे सभा की बात करी जा रही है वैसे सभी समिति की अगर हम बात करेंगे तो ये साधारण जन से मिलकर के बनती थी। साधारण जन जो है इसमें मिलते थे। ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करें तो सभा जो है ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो इसका काम न्याय प्रदान करना है, न्याय प्रदान करना। और न्याय प्रदान करके ही तो पाप का विमोचन किया जाएगा। न्याय का मतलब है आपने कोई पाप किया है उसका न्याय दिया जा रहा है, तो इसी तरीके से इसको माना जाता था। यहां पर इसमें जो प्रमुख लोग हुआ करते थे वो पुरोहित गण ही होते थे। पुरोहित गणों को मिलाकर के ये संस्था बनती थी और पुरोहितों का काम यहां पर न्याय करने का भी होता था। राजपुरोहित न्याय का काम मुख्य रूप से करते थे। या पुरोहित को हटा करके, नहीं, पुरोहित से अच्छा एक शब्द यहां पर लिख सकते हैं, मैं पुरोहित हटा देता हूं यहां से। पुरोहित से अच्छा शब्द एक यहां पर लिख सकते हैं गुरुजन। ठीक है, ये सबसे अच्छा नाम होगा। गुरुजनों से मिलकर के बनती थी, गुरुजन से मिलकर के संस्था बनती थी। और गुरु ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संसार में जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस को ध्यान में नहीं रखते। गुरु को बहुत ही न्यूट्रल माना गया है इसमें कि वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो जब ये भेदभाव नहीं करते हैं, वैसे भी प्राचीन समय में अगर हम देखें तो गुरुजन जो हुआ करते थे वो जैसे जो लाइफ हुआ करती थी ना 100 साल, उस 100 साल को 4 भागों में बांटा जाता था, जैसे आश्रम व्यवस्था कहते थे। तो आश्रम व्यवस्था में जो तीसरी स्टेज है वानप्रस्थ आश्रम, उस वानप्रस्थ आश्रम में जो लोग होते थे वो गुरुजन अक्सर कहलाते थे। यही गुरुजन, क्योंकि वो वानप्रस्थ हैं, उन्होंने अपना गृहस्थ जो है वो त्याग कर दिया है। ठीक है, ब्रह्मचर्य जो है उसका पहले ही त्याग हो चुका है, गृहस्थ आश्रम भी उन्होंने त्याग कर लिया। अब उनका कोई लेना देना नहीं है सांसारिक चीजों से, तो वो निष्पक्ष होकर के न्याय करने का काम करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभा के लोग हैं। समिति में जो जन है, अभी जन क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे चल करके। जन एक बहुत ही बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, या यूं कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। जैसे आज हम राष्ट्र कहते हैं, वही पहले जन कहलाता था। तो जन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि, ये यहां पर सभा में, समिति में बैठते थे और इनका प्रमुख कार्य होता था राजा का चुनाव करना, राजा का चुनाव करना। और इस चीज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इसका मतलब यह हुआ कि जो चुनाव की प्रणाली है, निर्वाचन की प्रणाली है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिल ही जाता है निश्चित रूप से। इन्हें हम ईशान के नाम से भी जानते हैं। समिति को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ईशान के भी नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है? 9 बार उल्लेख किया गया है, और सभा का 8 बार किया गया है। साथ ही साथ सभा और समिति दोनों को प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, प्रजापति ब्रह्मा जो है उनकी 2 डॉटर हैं, उनके रूप में सभा और समिति को माना गया है यहां पर। इसके अलावा हमको एक और संस्था देखने को मिलेगी, जिस संस्था का नाम है विदत। विदत को रात भी कहा गया है। ये जो है ये पुरोहितों से मिलकर के बनती थी। ये संस्था किनसे मिलकर के बन रही है? पुरोहिताज जो है, पुरोहित जो है, उनसे मिलकर के बनती है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक संस्था और मिलेगी गण, जिसके प्रशासनिक कार्यों के बारे में अभी इतिहासकारों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन गण शब्द का 46 टाइम 46 बार उल्लेख देखने को मिलता है। 46 बार उल्लेख जो है वो गण संस्था का देखने को मिलता है, जबकि
यदि अगर हम विदथ की बात करेंगे तो विदथ को 122 बार इसका वर्णन हुआ है। 122 टाइम्स, 46 टाइम्स, 9 टाइम्स एंड 8 टाइम्स इन डिफरेंट यूनिट्स को हम लोगों को, इंस्टीट्यूट्स को हम लोगों को ऋग्वेद में पढ़ने या देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करेंगे, प्रशासनिक इकाइयों में सबसे पहले जन है, जन के बाद विश है, विश के बाद ग्राम है और ग्राम के बाद कुल है। अब हम इसको उल्टी तरफ से अगर हम देखें तो कुल जो है सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है वो कुल है। कुल का मतलब होता है परिवार, कुल का मतलब क्या है? परिवार। जैसे आज हम लोगों का परिवार है वैसे ही, ठीक है, उसी तरीके से ये परिवार। और इसका जो प्रधान हुआ करता था, इसके प्रधान को कुलपी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलपी। इसके प्रधान को हम लोग क्या कह रहे हैं? इसके प्रधान को कुलपी कहा जा रहा है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुलपी। अब कई सारे परिवारों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को जो है मिला करके ग्राम बन रहा है। और ग्राम जो है, ग्राम अर्थात गांव जो हुआ करता था, उसी को ही कहा जा रहा है। और इस ग्राम का जो प्रधान है, उस ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी, जो कि मैंने अभी रत्निन में भी आपको बताया है, ग्रामीणी। तो इसे हम लोग ग्रामीणी के रूप में भी जानते थे। तो अगर मान लेते हैं कि राजा ने कहीं पर राजा को अगर कह सकते हैं कि कुलों से बात करनी है, तो प्रत्येक कुल के प्रत्येक लोगों को नहीं बुलाएगा, वो हर एक कुल के परिवार के प्रधान को बुला लेगा। या फिर गांव से बात करनी है तो गांव के प्रधान को बुला लेगा, मतलब कि पूरा गांव आ गया एक तरीके से। ठीक है, कई सारे गांवों को मिला करके जो संस्था बनती थी उसे हम लोग विश कहते थे। जैसे कि आजकल जिला होता है ना, उसी तरीके से यहां पर जिला हुआ करता था। तो जिले का जो प्रधान होता था, विश का जो प्रधान होता था, उसे आप विशपति कहते थे। विशपति, क्या कह रहे हैं? विशपति। तो ये विशपति कहलाता था। इसी तरीके से कई सारे विश को मिला करके जो यूनिट बनती थी उसे आप जन कहते थे। उस समय जन ही सबसे बड़ी इकाई थी, सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट जो है वो यही थी। और इसका जो प्रधान हुआ करता था उसे आप राजन कहते थे। इसी राजन को ही राजा कहा जा रहा है। राजन को गोप या गोप्ता भी कहा जाता था। राजन को गोप या गोप्ता भी कहा जाता था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने चाहिए। तो ये हमको दिख गया सबसे बड़ी इकाई है, ये हमको दिख गया सबसे छोटी इकाई है। आज की तुलना अगर हम इससे करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है। लेकिन पहले जो है जन, जिसे आप आज के समय में राज्य कह सकते हैं, और राज्यों को मिलाकर के हमारे यहाँ राष्ट्र बनता है। राज्यों को मिलाकर के हमारे यहाँ क्या बन रहा है? राष्ट्र बन रहा है। ठीक, राष्ट्र। तो सबसे बड़ी इकाई हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में राष्ट्र है, उनसे छोटी इकाई राज्य है, उनसे छोटी इकाई जो विश्व है, जिसको आप जनपद कहते हैं, जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और इनसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम है। तो 4 इकाइयां आज भी हैं, लेकिन पहले राष्ट्र नहीं थे, अलग अलग राज्यों के राजा हुआ करते थे। और अब उन सारे राज्यों को मिलाकर के देश बनाया जा चुका है, राष्ट्र बनाया जा चुका है। तो ये वाला जो यूनिट है वो गायब हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे तो जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो 5वें तंत्र के रूप में हम कुल को देखते ही हैं, क्योंकि प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति जाकर के लोकतंत्र में वोट करता है। तो इसका मतलब प्रशासन में आपका भागीदारी होता है, राज्य के, राष्ट्र के, देश के निर्माण में आपका योगदान रहता ही रहता है। सो ये भी हमारे यहाँ अभी शामिल है। तो पहले जैसा ही स्ट्रक्चर लगभग आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, ये चीज हमको यहां से स्पष्ट होती है। ठीक है ना? चलिए, अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक इकाइयों में, यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। ये जो जन है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? इस जन का प्रमुख कार्य क्या है? रक्षा करना। किसकी रक्षा करेगा? केवल 2 चीजों की, एक तो धन की रक्षा करेगा और दूसरे जन की रक्षा करेगा। जन और धन की रक्षा करेगा। धन उस समय क्या हुआ करता था? गाय इंपॉर्टेंट धन था। ठीक है, और गाय जो है विनिमय का माध्यम भी उस समय मानी जाती थी। कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, इसका भी जो वो होता था वो गाय से ही होता था, मतलब इसकी पहचान। इसीलिए इसको गोप या गोप्ता भी कहा जा रहा है। ठीक है, राजा को गो की रक्षा करने वाला गोप कहला रहा है। ठीक है, धन यही है।
और इनकी रक्षा करना। जन मतलब समझ रहे हैं ना, पूरी यूनिट, सबसे बड़ी, इसीलिए इसको राजन कहा गया। जन की रक्षा करने के कारण इसे राजन कहा जा रहा है। ये भी नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस राजा की सहायता के लिए मैंने आपको पहले ही इकाइयां बता रखी हैं 3। कौन कौन सी? एक बता रखी है सभा, एक बता रखी है समिति, और एक बता रखी है आपको विदत। तो समिति जो है एक तरीके से जैसे लोकसभा का कार्य आजकल होता है, वैसे ही समिति का कार्य होता था। सभा का कार्य समिति का कार्य होता। सभा का कार्य अगर हम देखेंगे तो जैसे आजकल जुडिशरी सिस्टम हमारे यहाँ, जैसे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दूसरे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का काम यहाँ पर सभा करती थी। और विदत की बात करें तो यह प्रशासनिक इकाई नहीं रही, क्योंकि हमारे यहाँ एक धर्म नहीं है, कई सारे धर्म हैं और धर्मनिरपेक्ष हैं, तो किसी एक धर्म के लोगों को मिलाकर के पुरोहित तो नहीं बना सकते। तो ये वाली संस्था वर्तमान अस्तित्व में नहीं है, परंतु अगर एक होता तो शायद ये भी अस्तित्व में आज तक भी रहता। तो आप काफी सिमिलरिटी देखते हैं वर्तमान समय से, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिमिलरिटीज की अगर हम बात करते हैं तो। अब हम बात करेंगे अगर कर की, तो उस समय कुछ टैक्सेस भी हुआ करते थे, और उन कुछ टैक्सेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है वो बलि है। बलि कर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर के रूप में जाना जाता था। लेकिन हां, यहां पर एक चीज हमको ध्यान रखना है, कई प्रकार के और भी चीजें टैक्सेस के रूप में या धन के रूप में जानी जाती हैं। जैसे पण की बात करते हैं, पण। इसके अलावा अगर हम बात करें धन की या फिर राई की बात करें, इसके अलावा राई या धन भी सिंपली इसे कहा जाता था। ये सब जो है वो क्या है? युद्ध स्थल से, जब युद्ध होता था तो युद्ध से जो जीता गया धन है, युद्ध से प्राप्त धन जो है, इसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते थे, इसके अंतर्गत हम इसको मानते थे, ठीक है। तो ये बलि या पण यही है। आपको ये बलि या पण के रूप में चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कई बार मनुष्यों को अगर देखा जाए, मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा मृत्युदंड जैसी व्यवस्था नहीं है, मृत्युदंड जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़े बहुत कर कभी दिया करने पड़ते थे। मनुष्यों का दान कभी कभी देखने को मिलता है, जिसमें से एक नाम आता है शतदाय। शतदाय का मतलब है, शतदाय का अर्थ यह हो गया कि एक मनुष्य जो है उसकी कीमत जो है वो शतदाय है। मनुष्य की कीमत क्या लगाई गई है? मनुष्य का कीमत जो है वो शतदाय लगाई गई है। शतदाय का मतलब 100 गायों के बराबर, 100 गाय बराबर एक मनुष्य माना गया है। तो यहां पर ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, शतदाय कहा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज है, प्रशासन में अगर हम देखें एक पुलिस व्यवस्था भी आती है। पुलिस व्यवस्था में एक नाम आपको देखने को मिलेगा, उग्र। उग्र जो है वो पुलिस व्यवस्था में से, पुलिस व्यवस्था करने वाले एक लोगों का नाम है। इसी तरीके से जीवग्राम में जो है ये भी पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। पुलिस अधिकारी जो है उनको क्या कहा जाता था? उग्र या जीवग्राम के नाम से जाना जाता था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखने। कर कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पण जो है अक्सर जो है नाम यहां पर आता है मुद्रा के रूप में, और करों के रूप में बलि दी जाती थी। बलि का मतलब यहां पर पशु बलि ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सैक्रिफाइस कई तरीके के होते थे, जैसे कि धन धान्य का भी सैक्रिफाइस होता था, गायों का भी सैक्रिफाइस होता था। तो ये सब चीजें हमको वहां पर प्रचलन में देखने को मिलती है। तो आई होप कि इनका जो प्रशासनिक इकाई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम पर, या फिर दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वहां पर आप हमसे मुलाकात कर सकते हो। आज का सेशन कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा, और कोई भी प्रश्न आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहा हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई आपके लिए जरूर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज की सभा में इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सभी भाइयों बंधुओं को नमस्कार, धन्यवाद।